criminal liability of the master for the acts of his servant and criminal liability of corporation। मतलब सेवक के कार्य के लिए स्वामी का आपराधिक दायित्व, भाई सेवक ने कोई काम किया है तो उसके लिए स्वामी का क्या आपराधिक दायित्व होगा। और दूसरा निगमों का आपराधिक दायित्व, निगम मतलब लिमिटेड, उनका क्या आपराधिक दायित्व होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय विकारियस लायबिलिटी? एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। VICARIOUS विकारियस लायबिलिटी, LIAVILITY। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? निम्न के दायित्व की व्याख्या कीजिए। और वो कौन से हैं दो दायित्व? एक तो है पहला सेवक के कार्य के लिए स्वामी का आपराधिक दायित्व, और दूसरा है निगमों का आपराधिक दायित्व। अब अपन बात करते हैं जो प्रतिनिधिक दायित्व है, जो विकारियस लायबिलिटी है, वो क्या है। मतलब हम किसको कहेंगे कि ये विकारियस लायबिलिटी है? दीवानी कानून का एक यह नियम है कि कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति के कृत्य के लिए दूसरा व्यक्ति भी दोषी माना जाता है। कल बताया था ना मैंने कि भाई करेगा कोई भरेगा कोई। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई करेगा कोई भरेगा, डेफिनेटली उनके बीच में रिलेशन है, तभी करेगा कोई भरेगा कोई। ऐसा नहीं कोई सड़क चलता व्यक्ति जा रहा है और मैं घर में कुछ अपराध कर रहा हूं तो वो सड़क चलते व्यक्ति को थोड़ी उस लायबिलिटी होगी। भाई रिलेशन होना चाहिए तब जाके होगा। ठीक इसी प्रकार अपराध विधि का भी यह एक सामान्य नियम है कि एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही उत्तरदायी हो सकता है। और यह नियम जो है यही प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत कहलाता है कि भाई करेगा कोई भरेगा कोई। ये प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की लायबिलिटी किसी अन्य व्यक्ति पर होगी और उसका आपराधिक दायित्व उस व्यक्ति पर जाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशन में है, ऐसे प्रभाव में है। इसी को कहते हैं प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत या विकारियस लायबिलिटी, इसी को कहते हैं। तो प्रतिनिधित्व दायित्व का जो सिद्धांत है एक कहावत पर आधारित है। वो क्या है? उसे चाहो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के माध्यम से कोई कार्य करवाता है तो यह समझा जाएगा कि वह कार्य उसने स्वयं किया है। कि भाई कोई व्यक्ति किसी अन्य माध्यम से कोई कार्य करवाता है, भाई किसी अन्य व्यक्ति से काम करवा रहे हैं हम। अब जब काम करवा रहे हैं तो यह समझा जाएगा कि वो काम हमने किया है। भाई हम करते तो भी वही करते और हमने करवाया है तो भी हमने किया है, ऐसा कहलाया जाए ना, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल मेरे है, क्योंकि मैं उसको करवा रहा हूं। तो मतलब मैंने उसको निर्देश दिए हैं कि भाई ऐसा करो, तो उसको एक कहावत के पे आधारित है कि वह समझा जाएगा कि वह कार्य उसने स्वयं किया है। इस विषय में सामंत महोदय का भी कुछ कथन है। सामंत भी कुछ कह रहे हैं। और सामंत कौन है? एक जुरिस्ट हैं जिसको आप थर्ड सेम में जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत सामंत का नाम सुनेंगे। वहां पे विभिन्न विषयों के ऊपर वो अपने परिभाषाएं देंगे। तो सामंत क्या कह रहे हैं सुनो। अपराध विधि में साधारणतया एक व्यक्ति केवल अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें कानून एक मूक व्यक्ति पर प्रतिनिधित्व दायित्व का उत्तरदायित्व डाल देता है। पूरा नहीं हुआ, अभी सेंटेंस पूरा सुन लो फिर समझाता हूं। उन कार्यों के लिए जो उसने स्वयं नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति नहीं किए हैं। इस प्रकार के मामलों में चाहे वह कितना ही निर्दोष क्यों ना हो, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सामाजिक सुविधा तथा न्याय पर आधारित है। मतलब यह सामंत महोदय ने भी कह दिया कि सामान्य नियम यह है कि व्यक्ति जो अपने कृत्यों को करता है वो उन कृत्यों के लिए दायित्वाधीन है या उन कृत्यों के द्वारा होने वाले प्रभाव के दायित्वाधीन है ना। लायबिलिटी उसके ऊपर कृत्यों के लिए है जो उसने स्वयं किए हैं। ये सामान्य नियम है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि जो कृत्य उसने नहीं किए उन कृत्यों के दायित्व के भी अधीन है। अतः वो कृत्य उसने नहीं किए हैं, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों बैलेंस को बनाने के लिए या उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वो ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो उन उत्तरदायित्वों या उन दायित्वों के अधीन होने के कारण वो लायबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है। इसको प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं या लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं या विकारियस लायबिलिटी कहते हैं, जिसमें उसने किसी को निर्देश दिए हैं किसी काम को करने के लिए। यदि वो स्वयं करता तो दायित्वाधीन होता, ऐसा ही वो कोई और कर रहा है तो उसके आने वाले परिणामों के लिए वो दायित्वाधीन है। ऐसा अपन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो काम जो उसने करवाया है सफल होता
तो फायदा उसको होता। यदि असफल हुआ है या उससे कुछ गलत हुआ है जिससे उसको करवा रहा था, तो उसका दायित्व भी उसी व्यक्ति पर होगा जिसने उसको वो कार्य सौंपा था। तो इसको कहते हैं विकारियस लायबिलिटी का सिद्धांत या विकारियस लायबिलिटी। क्लियर है? यहां तक एक परिभाषा और है मार्क बी के अनुसार, दायित्व का प्रयोग उस व्यक्ति की जिसको किसी कर्तव्य का निर्वाह करना है स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्या कह रहे हैं वो? दायित्व का प्रयोग उस व्यक्ति की जिसको किसी कर्तव्य का निर्वाह करना है स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दायित्व किसी कार्य को करने या ना करने का सूचक है। लेकिन समझने लायक ये है कि दायित्व का प्रयोग उस व्यक्ति को जिसका किसी कर्तव्य का निर्वहन करना है, मतलब उसको दायित्व दिया है और उसका काम है कर्तव्य का निर्वहन करना। भाई दायित्व हमने किसी को सौंप दिया, चाहे हमने उसको उसके लिए कुछ दिया है या हम उससे ऐसे रिलेशन में कि उससे वो करवा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है उसको करना और उसने उसको किया। अब उसका क्या परिणाम होगा वो सेकेंडरी है। तो दायित्व किसी कार्य को करने या ना करने का सूचक है। भाई दायित्व क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी कार्य को करना या ना करने का सूचक है। उनका कहना था मार्कवी का। जब मार्कवी ने अपनी परिभाषा दे दी तो सामने कहते हैं दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है कि जो अपकृत्यकर्ता तथा अपकृत्य के उपचार के मध्य होता है। अब वो क्या कह रहे हैं? दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है, दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, और किसका बंधन है? वो कहते हैं जैसे अपकृत्यकर्ता मतलब टॉर्ट करने वाला तथा अपकृत्य के उपचार, मतलब एक ने किया है टॉर्ट और उसके विरुद्ध जो रेमेडी है वो दोनों के बीच में जो मध्य के संबंध है वो दायित्व की आवश्यकता का बंधन है। ऐसा कह रहे हैं वो दायित्व की आवश्यकता बंधन है, लायबिलिटी का बंधन है के बारे में बात कर रहे हैं कि अपकृत्यकर्ता तथा अपकृत्य के उपचार के मध्य होता है। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी कार्य के करने या न करने के दायित्व को पूरा न करने के लिए प्रतिनिधित दायित्व के अंतर्गत तीसरा व्यक्ति उत्तरदायी होता है। सामान्य थिंग क्या है? तो भाई सामान्य थिंग यह है कि अपराध का दायित्व उस व्यक्ति पर है जो अपराध करता है। अपवाद यह है कि उसने किसी को लायबिलिटी सौंपी, उसने कृत्य को किया, तो उसका जो प्रभाव होगा अच्छा या बुरा उसका दायित्व भी उस व्यक्ति पे है जिसने उसको सौंपा था। ये प्रतिनिधित दायित्व सिद्धांत। पहला पॉइंट अपन लेंगे जो क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट। सेवक के कार्य के लिए स्वामी का आपराधिक दायित्व स्पष्ट है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमको समझ में आ रहा है कि सेवक कोई काम कर रहा है तो सेवक तो वही काम करेगा ना जो उसको लायबिलिटी सौंपी गई है, जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देशों के अंतर्गत वो कार्य करेगा। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट समझने लायक है वो ये है कि मान लो उसको निर्देश दिए गए कुछ और के, कर वो कुछ और रहा है, उसका इफेक्ट कुछ और हो रहा है, तो उसके लायबिलिटी के लिए क्या यहाँ विकारियस लायबिलिटी लगेगी? यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ पे उस मालिक को अपने सेवक द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी नहीं है या अभाव है उसका, ये उसको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि उसकी जानकारी के अभाव में या उसकी जानकारी के बाहर जो कृत्य किया जा रहा था उसका परिणाम ये क्रिमिनलिटी है, तब वो बच सकता है। अदरवाइज वो लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा और विकारियस लायबिलिटी के अंतर्गत उसको लिया जाएगा। प्रतिनिधित दायित्व का सिद्धांत सेवक और स्वामी के मध्य देखने को मिलता है। सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होता है। पोलक व मैटलैंड के अनुसार न्यायालय स्वामी को इसलिए उत्तरदायी ठहराते हैं क्योंकि वह अपने नौकर द्वारा किए गए कार्यों के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होता है। क्या बात समझ में आई? इससे इस बात से क्या सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? आर्थिक रूप से जिम्मेदार होता है। मतलब ये हो गया कि वो उसका नौकर है और उससे वेतन प्राप्त करता है और वेतन प्राप्त करने के बाद उसके लिए काम करता है, मतलब आर्थिक रूप से वो उस पर डिपेंड है। अब जो करेगा तो डेफिनेटली वही करेगा जो स्वामी कहेगा, तो स्वामी ने करवाया ये माना जाएगा और इसलिए उसकी लायबिलिटी स्वामी पे आएगी। लॉर्ड पियर्स का मत है यह सिद्धांत किसी स्पष्ट या तर्कयुक्त नियम से ना निकलकर सामाजिक सुविधा तथा न्याय पर आधारित है। अब लॉर्ड पियर्स ने भी एक बात कही, वो कह रहे हैं कि भाई ये बात जो कह रहे हैं ना आप स्पष्ट या तर्कयुक्त नियम से नहीं निकली है, विशेष बात नहीं है, ये तो सामान्य बात है। सामाजिक सुविधा और न्याय को आधार पर रख के आपने कही है, इसलिए ठीक भी है कि सामाजिक और न्याय की दृष्टि से हम देखें तो भाई लायबिल तो हमको उसको बनाना पड़ेगा किसी को, और इसलिए लायबिल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका रिलेशन सेवक और नौकर का है और सेवक को मालिक ने काम दिया है तो मालिक का काम सेवक करेगा। अब उससे जो प्रॉब्लम होगी तो सामाजिक दृष्टि से मालिक ही उसका दायित्वाधीन होगा, मालिक को ही उसको भुगतान करना पड़ेगा या मालिक ही उसको
के लिए पनिश किया जाएगा, क्योंकि काम तो वो मालिक का कर रहा था। ऐसा उन्हें लॉर्ड पीएस ने कह दिया। अब लॉर्ड ब्रोगम के अनुसार, लॉर्ड ब्रोगम भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं दूसरे व्यक्ति के कार्यों के लिए इसलिए उत्तरदायी हूं कि उसे नौकर रखकर मैंने सभी बातों को स्वीकृति दे दी। फिर जो भी वह करता है मेरे लाभ के लिए करता है। जब मैं उसके द्वारा लाभ प्राप्त करता हूं तो उसके अनुचित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी हूं। कितनी सुंदर बात कही लॉर्ड ब्रोगम ने कि भाई मैंने नौकर रखा है, मैं उसको वेतन देता हूं, वो मेरा काम करता है और मैं उससे फायदा उठाता हूं, आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूं, मेरे लिए सब काम करता है। अब उसके द्वारा यदि कुछ गलती होती है या वो किसी चीज के लिए गलत काम कर जाता है या गलत काम कर दिया है उसने, या जो मैंने काम कहे वो किए उससे किसी का नुकसान होता है, तो उसका लायबिलिटी मुझे उठानी पड़ेगी। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? वो ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? लॉर्ड ब्रोगम ने अपनी परिभाषा सामान्य बातों में एकदम सामान्य सिद्धांत के रूप में दी और अच्छी परिभाषा लगी मुझे। लॉर्ड ब्रोगम के अनुसार मैं दूसरे व्यक्ति के कार्यों के लिए इसलिए उत्तरदायी हूं कि उसे नौकर रखकर मैंने सभी बातों को स्वीकृति दे दी है। फिर जो भी वह करता है मेरे लाभ के लिए करता है, और जब मैं उसके द्वारा लाभ प्राप्त करता हूं तो उसके अनुचित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी हूं। अब इसमें अगला है निगमों का आपराधिक दायित्व। निगम जो है क्या है? कॉरपोरेशन है। अब इनकी लायबिलिटी क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशंस, मतलब निगमों का आपराधिक दायित्व कैसे समझेंगे अपन? 19वीं शताब्दी से पहले निगमों को अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जाता था। मतलब एक्चुअल में यह माना जाता था ना कि निगम तो आजीवित संस्था है, आजीवित है, वहां पर जीवित व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, लाइव नहीं है। जो वस्तु स्थिति या व्यक्ति लाइव नहीं है, जीवित नहीं है, तो वो कैसे किसी को कोई आपराधिक कार्य कर सकता है? इस आधार पर 19वीं शताब्दी तक किसी भी कॉरपोरेशन को आपराधिक लायबिलिटी में नहीं लाया जाता था। उस समय के विद्वानों का मानना था कि निगमों का स्वयं का मस्तिष्क और शरीर नहीं होता है। डेफिनेटली भाई एक आजीवित वस्तु का मस्तिष्क और शरीर तो नहीं होगा, हम भी मानते हैं। लॉर्ड हार्ट, पोलाक, मैटलैंड, डॉक्टर केमी आदि ने निगम के आपराधिक दायित्व को इस कारण स्वीकार नहीं किया कि निगम का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। इस कारण इसकी कोई दो शिक्षा, मतलब आपराधिक मानसिक स्थिति, मैंसरिया इसके अंतर्गत नहीं हो सकता है। बाद में यह अनुभव किया गया कि निगमों को शारीरिक दंड नहीं दिया सकता। अच्छा, कोई शारीरिक शरीर ही नहीं है तो दंड किसको दोगे आप? वो तो अजीवित है, जीवित तो नहीं है। बाद में यह अनुभव किया गया कि निगमों को शारीरिक दंड नहीं दिया सकता, लेकिन उन पर अर्थदंड तो लगाया जा सकता है। अर्थदंड इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि निगम है, लोग होंगे काम करने वाले, और अब उससे जो आर्थिक स्थिति बन रही है, जो प्रगति कर रहा है, जो वो कमा रहा है, जो आय उसके आवास आ रही है और उसमें कोई लायबिलिटी उसके ऊपर आई है, तो आर्थिक दंड तो दिया सकता है। इन सबका ऐसा मानना था 19वीं शताब्दी तक। कौन कौन का मानना था? लॉर्ड हार्ट, पोलाक, मैटलैंड और डॉक्टर केमी। एक मामला है आर बनाम बर्मिंघम एंड ग्लासेस्टर रेलवे कंपनी 1842 1842 इन ब्रैकेट में है ना, 1842 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाहर लिखेंगे 3 QB माने क्यून बेंच। के बाद में कंपनी को मार्ग की उचित मरम्मत ना करने के लिए उत्तरदायी मानते हुए जुर्माने से दंडित किया गया था। अब इस कंपनी की लायबिलिटी थी कि जो मार्ग था या जो रोड थी या सड़क थी, इनको बनानी थी और नहीं बनाई, और नहीं बनाने के कारण या उचित रूप से मरम्मत नहीं करने के कारण जो लॉस हुआ या जो हानि हुई, उसके लिए इनको उत्तरदायी माना गया इस कंपनी को, और उसको दंडित किया गया और जुर्माना उससे वसूला गया था। अगला है केस और मार्शल ब्रदर्स बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी ILR 1917 टू KB 836 के बाद में कंपनी को चुंगी बचाने के लिए सामान की जानबूझकर गलत विवरण देने के आरोप में दंडित किया गया था, क्योंकि कंपनी के एक सेवक का ऐसा आशय पाया गया था। अब देखो यहाँ पे सामान की मात्रा यदि कम या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, चुंगी लगेगी, है ना। जो अपन माल ले जाना है तो वो माल के हिसाब से उसके वेट के आधार पे चुंगी या नाका लगता है ना, टैक्स लगता है। तो इनने कम मात्रा बताई और उसमें एक कर्मचारी का आशय ये था कि यदि इसे करेंगे तो वो चुंगी को बचा सकते हैं।
तो अब यहाँ आशय किसका था? सेवक का था। अब सेवक का था तो डेफिनेटली आपराधिक क्रिमिनलिटी किसकी बन रही है? सेवक की बन रही है। तो अब सेवक की बन रही है, भले वो कॉर्पोरेशन का सेवक है तो कॉर्पोरेशन की लायबिलिटी है, तो यहाँ पे आपराधिक कृत्य में शामिल कौन हो गया? निगम हो गया, ऐसा माना गया। तो उसके आधार पे, लेकिन उस समय तो उसको सिर्फ आर्थिक आधार पर ही माना था, क्योंकि उस समय की बात है, ये पोड़क और मैटलैंड और डॉक्टर लॉर्ड लेम के अनुसार पुराने समय की बात है, तो उस समय भी आर्थिक आधार पर तो पनिश कर सकते थे, लेकिन क्रिमिनलिटी के आधार पर पनिश नहीं करते थे। आईपीसी की सेक्शन 11 के अंतर्गत दी गई व्यक्ति की परिभाषा में कोई भी कंपनी, संगठन या व्यक्ति, निकाय का समावेश है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। और व्यक्ति शब्द के अंतर्गत क्या आ गया? कंपनी आ गई है, कोई संगठन आ गया है, कोई व्यक्ति या निकाय आ गया है, चाहे वह निगम हो चाहे ना हो। तो अब आपराधिक लायबिलिटी भी उन पर अधिरोपित की जा सकती है। तो वर्तमान समय में निगम का जो आपराधिक दायित्व है ना, उसी सीमा तक रहता है जिस सीमा तक एक प्राकृतिक व्यक्ति का होता है। अच्छा, प्राकृतिक व्यक्ति कौन है? जैसे आप और मैं प्राकृतिक व्यक्ति हैं, हम क्रिमिनल लायबिलिटी के भी अधीन हैं और सिविल लायबिलिटी के अधीन। तो वैसे ही निगम को भी जीवित माना गया है, भले ही अब उसको कैसे आपराधिक दायित्व कैसे अधीन करेंगे? निगम बना है या जो कंपनी बनी है वो व्यक्तियों से मिलकर बनी है, उसके मैनेजर हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और लायबिलिटी उनके माध्यम से जो उस समय काम कर रहा है वो लायबिलिटी उन पे अधिरोपित की जाएगी और कंपनी से जुर्माना वसूला जाएगा, और व्यक्तियों ने जिनने इसको काम किया है क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत उनको पनिश किया जा सकता है, ये मान के कि वो कौन है? रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, वर्तमान समय में निगम का जो आपराधिक दायित्व है उसी सीमा तक रहता है जिस सीमा तक एक प्राकृतिक व्यक्ति का होता है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। नंबर 1, जहां अपराध की प्रकृति के कारण निगम द्वारा वह अपराध किया जाना असंभव है। अच्छा, अब कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको निगम नहीं कर सकता, वो अपराध व्यक्ति कर सकता है, मतलब एक जीवित व्यक्ति कर सकता है, जैसे कि हत्या, चोट पहुंचाना किसी को, मिथ्या साक्ष्य बनाना, रेप, बलात्कार आदि करना। और दूसरा है ऐसे अपराध जिनके लिए जुर्माने के दंडादेश का प्रावधान नहीं है, और ये वो अपराध भी इसमें शामिल नहीं आए होंगे जिनके लिए जुर्माने के दंडादेश का प्रावधान नहीं है। ये दो अपवाद हैं जो एक शारीरिक व्यक्ति कर सकता है, वो छोड़ दिए जाएं, और ऐसे अपराध जिनमें जुर्माना है ही नहीं वो भी छोड़ दिए जाएं। तो बाकी सब, ये दो अपवाद हैं, बाकी सबको सबकी आपराधिक दायित्व निगम का होगा और एक कंपनी का होगा। आज हमने देखा विकारियस लायबिलिटी, उसके 2 पॉइंट थे। सेवक के कार्य के लिए स्वामी का आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट, और निगमों का आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन।